कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में अपन वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए आपके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये वाला टेस्ट आपने दे दिया होगा ऐप के ऊपर, तो उस टेस्ट का सॉल्यूशन इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। वैसे तो आपने टेस्ट के अंदर ही व्यू सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करके आप अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सुविधा है, टेस्ट के अंदर आप जो अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया और अपनी रैंक कौन सी है, सारा आप ऐप में जो अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जिन बच्चों ने ये वाला टेस्ट दिया कमेंट करके बताना कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। और ये वाला टेस्ट मैंने पहली बार जो बाइलिंगुअल बनाया था, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एक साथ ये टेस्ट बनाया था, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगा या अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जो लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट ज़रूर दें। आपके वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने कई सारे टेस्ट बना रखे हैं, आप उन टेस्टों को ज़रूर दें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट ज़रूर दे दें। और ये अपन जो वार्षिक परीक्षा है उसके जो आपके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि समकोण का मान कितना होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए राइट एंगल। तो राइट एंगल का वैल्यू पूछा इसने, तो उसका जो करेक्ट आंसर आप सभी को पता ही है। राइट एंगल क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है उसको अपन राइट एंगल या समकोण कहते हैं। समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं अपन, उसमें समकोण कहते हैं और इसको अंग्रेजी में राइट एंगल कहा जाता है। तो आपको जब भी प्रश्न पूछे ऐसा, अभी ये आपके हाफ ईयरली प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि समकोण का मान कितना होता है या समकोण का मान होता है, तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। अगर आप यहाँ पे ढंग से तैयारी करते हैं और मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उनको आप अच्छे से देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आपको सभी प्रश्नों की तैयारी यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो ये 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहा जाता है। और जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको सरल कोण कहा जाता है। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसको अपन सरल कोण कहते हैं। और सरल कोण का एक और दूसरा नाम है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको रिजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना, इसको रिजु कोण भी कहा जाता है। तो 180 वाले को रिजु कोण या सरल कोण कहा जाता है। जबकि 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं या फिर पूर्ण कोण इसको कहा जाता है। ठीक है, ये 360 का एक पूरा चक्कर लग जाता है तो इसको अपन कंप्लीट एंगल या फिर पूर्ण कोण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले ये जो 60 डिग्री है तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये 60 डिग्री वाला कोण है, 60 डिग्री वाला जो कोण होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, यानी कि इसको न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 0 से 90 के बीच में आता है उसको अपन न्यून कोण कहते हैं। और ये 60 डिग्री का जो कोण है न्यून कोण का ही उदाहरण है। इसके अलावा 60 डिग्री का मान और किसका होता है, तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होता है वो आपका कितना होता है, 60 डिग्री के होते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों अगर इसकी साइड इक्वल हैं तो इसके तीनों जो एंगल होंगे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वली हो जाते हैं। तो तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 60-60 का हो जाएगा। 60 डिग्री इसका आंसर रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन के आपको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बताने, तो वो क्या होते हैं आप सभी को पता ही है, 0,0 इसका आंसर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये वाला डी वाला ऑप्शन, इसमें कि 0,0 होता है। ऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक तो देखो एक खड़ी लाइन होती है, ये तो आपके वर्टिकल होती हैं, और एक आपकी आड़ी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल होती है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और खड़ी वाली लाइन को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये जो अपना जो एक्स अक्ष होता है इसके जो ऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको एक्स अक्ष के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो भी बिंदु होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अब्सिसा, ये हिंदी में इसको भुज कहते हैं। जबकि वाई अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं इसको अपन कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहा जाता है इसको। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद रख लेना है। इसके अलावा जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, समकोण बनता है। यहाँ पर लंबवत एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, और ये अगर एक दूसरे को 90 के कोण पे काटेंगे तो पूरे तल को ये 4 भाग में डिवाइड करती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना, ये इस पूरे को 4 भागों में बांटती हैं। ये वाला प्रथम चतुर्थांश होता है, ये वाला इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला होता है इसका फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। पहले में दोनों ही प्लस के होते हैं, एक्स वाई प्लस के होंगे। दूसरे में एक्स माइनस वाई प्लस का होता है। तीसरे में एक्स माइनस वाई दोनों माइनस के होते हैं। और चौथे में अपना एक्स प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है। ये आपने अच्छी प्रकार से समझा है। तीसरा पार्ट आपके अर्धवार्षिक में 12 नंबर का था, वो आपने अच्छी प्रकार से समझा होगा। और आपके 12 नंबर है जो कंप्लीट भी हुए होंगे, क्योंकि पूरे में से पूरे मैंने आपको ये 12 नंबर की तैयारी यहाँ पे करवाई थी।
तो इसी प्रकार से आपको वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करनी है। जैसे आपने अर्धवार्षिक की तैयारी यहाँ पे की थी और आपके जो अच्छे स्कोर हो रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, उससे भी बढ़िया स्कोर आपका वार्षिक परीक्षा में होने वाला है। अगर आप जो पुराने पेपर देखते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपका जो पेपर कैसा आता है। मैंने अपने ऐप के ऊपर जो कई सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, वो आप ऐप के ऊपर जाके अपनी कक्षा 9 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको ये सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको जो ओल्ड पेपर मैंने डाल रखे हैं, एक एक विषय के कम से कम 10-10, 12-12 ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो ज़रूर देख लेना, ऐप के ऊपर जाके अपनी टेस्ट सीरीज़ में ये सारे पेपर आपके वहाँ पे मौजूद हैं। फिर आपका ये वाली प्रश्नावली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपकी प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर की अकेली प्रश्नावली है। एक तो ये प्रश्नावली है और एक आपके जो सांख्यिकी वाली जो अगली प्रश्नावली है इसकी, वो अब भी आपके 25 नंबर की है। तो दो दो प्रश्नावली आपके 25-25, 50 नंबर, आधा पेपर वार्षिक परीक्षा का आपका इन दो प्रश्नावलियों से आएगा। और 10 नंबर की आपके हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन का सूत्र वाली, तीनों प्रश्नावलियाँ मिला के टोटल 60 नंबर हो रहे हैं। बच्चों अगर आपका सपना है 100 में से 100 नंबर लाने का, तो इन तीनों प्रश्नावली को घोट जाना। और अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट करके बता देना, मैं इनका अलग अलग वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आप जो इनको अच्छे से कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है 100 में से 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि एक एक प्रश्नावली 25-25 नंबर की है और केवल आपको इसके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी आपको जो सवाल करना सीख जाएंगी मैं आपको सिखा दूंगा। तो फॉर्मूले सभी जो इस जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल के पीछे दे रखे हैं वो आपको याद कर लेना। दो ही चीज़ें आपके हैं, एक तो स्पेयर है, गोला है, और दूसरा आपका हेमिस्फेयर अर्धगोला है, और एक आपका कोण शंकु है। तो ये तीन चीज़ें आपके इसमें सिलेबस में दे रखी हैं और 4 प्रश्नावलियाँ हैं, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, चारों ही प्रश्नावलियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्नावली का एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। अगर 25 में से 25 नंबर चाहते हो तो अच्छी प्रकार से उनको अच्छे से याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। इसको अच्छे से याद कर लेना, 4πr² इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर। तो टीएस आपको बताना है स्पेयर का। तो स्पेयर का टीएस क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है, देखो एक जो गोला होता है उसमें 4 वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर आता है। तो एक अगर आपको गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 4 को एक वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 4 πr²। तो 4 × πr², ये क्या होता है, ये आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि एक गोले में कितने वृत्तों का क्षेत्रफल आ सकता है। तो समान त्रिज्या वाले जो 4 वृत्त हैं वो एक गोले के क्षेत्रफल के बराबर आता है। तो इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है। इसके अलावा इस प्रश्नावली के जितने भी फॉर्मूले हैं अच्छे से याद कर लेना। मैंने आपको इसको वीडियो अपलोड कर दिया है, देख लिया होगा। ये πr² क्या है, तो πr² जो होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये सर्कल का एरिया होता है, तो ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना। ये 2πr² ये क्या होता है, तो 2πr² जो होता है हेमिस्फीयर होता है, अर्धगोला होता है। तो अर्धगोले का इसमें क्या होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये आपके अर्धगोला है, मान लो बॉल को बीच में से काट देंगे तो ये ऐसी आकृति बनेगी कटोरी जैसी। तो कटोरी के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो बिना ढक्कन जो होता है वो वक्र पृष्ठीय होता है, और ढक्कन लगा देंगे कटोरी के ऊपर तो वो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये जो 2πr² है वो हेमिस्फीयर का CS है। क्या है ये, CS है, कर्व सरफेस एरिया होता है, और हिंदी में इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। ये 2πr² जो होता है वो आपका CS से होता है, स्पेयर हेमिस्फीयर का। तो ये भी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। इसके अलावा ये 3πr² क्या है, तो 3πr² जो है ये आपका जो हेमिस्फीयर होता है, अर्धगोला होता है, इसका TS है, ये टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। ये जो हेमिस्फीयर होता है उसका ये टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या है इसका फॉर्मूला, 3πr²। बात करें वॉल्यूम की या इसमें आयतन की, तो गोले का जो कुल आयतन होता है वो होता है आपके 4/3 और πr³ होता है। ये तो पूरे गोले का आयतन हो जाएगा। अर्ध गोले का या हेमिस्फीयर का आपको वॉल्यूम आयतन ज्ञात करना है तो इसमें अपन 2 से डिवाइड कर देंगे और आधा हो जाएगा। तो 2 से ये 4 कट जाते हैं और ये 2 आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2/3 πr³। ये आपके हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपको याद कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, जो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल कॉल्ड।
तो जो लार्जेस्ट कोड बतानी है आपको सर्कल की क्या होती है, सभी को पता है। जो कोड होती हैं या जीवा होती हैं वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती हैं और उसको अपन व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको व्यास कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे? उसको व्यास कहेंगे। तो इसमें आपके ऑप्शन शायद कट गए ये, तो मैं आपको बता दूं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है, इसको डायमीटर कहते हैं। तो शायद इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें कहीं मिस्टेक हुई है। आप जिन बच्चों ने जो टेस्ट दिया था ये, वो कमेंट करके बताना कि आपके टेस्ट में ये जो कोड वाला जो है वो डायमीटर वाला या व्यास का आपको ऑप्शन मिला या नहीं मिला। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको अपन व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, उसको डायमीटर कहा जाता है। व्यास क्या होता है? व्यास जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है। ये सबसे बड़ी कोड होती है। कोड क्या होती हैं? यह व्यास जीवा क्या होती हैं? तो सर्कल जो सरकमफ्रेंस होती हैं, परिधि होती है वृत्त की, उसके ऊपर मान लो कोई दो पॉइंट है, दो बिंदु हैं ए और बी, और उसको अपन स्ट्रेट सीधा मिला देंगे तो ये जो आपके लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट होगा ये, इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। और ये अगर इसके सेंटर से पास हो जाएगी, इसके केंद्र से होकर गुजरेगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। और ये सबसे जो लार्जेस्ट कोड होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये टेस्ट दिया होगा तो उसमें आपके ऑप्शन आया होगा व्यास, डायमीटर। कमेंट करके बताना देखिए आपके ये ऑप्शन आया या नहीं आया। सरकमफ्रेंस क्या होती है? परिधि। तो ये कोई सर्कल है मान लो, और इस सर्कल की ये मान लो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से इसके चारों ओर, बाउंड्री के चारों ओर एक पूरा चक्का लगाएंगे, तो पूरा चक्का लगाने पर वापस उसी स्थान पर आने पर जितना अपन डिस्टेंस लगाएंगे, दूरी तय करेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे? इसका सरकमफ्रेंस कहेंगे, उसकी परिधि कहेंगे। ये गोल है ना, इसलिए इसको परिधि कहते हैं। बाकी चौकोर या और कोई बहुभुज होता है इसमें तो उसको अपन परिमाप कहते हैं। जैसे त्रिभुज का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है, चतुर्भुज का परिमाप होता है। परिमाप का मतलब परि प्लस माप, बार बार की बाउंड्री को मापेंगे, तो इसकी बाउंड्री को माप रहे हैं अपन, तो वो इसका परिधि होती है। बाकी सभी के लिए परिमाप शब्द काम में लेते हैं, पेरीमीटर काम में लेते हैं। और ये वृत्तखंड क्या होगा? तो वृत्तखंड अभी जो अपने देखा ये लाइन सेगमेंट वाला, तो उसको भी अपन वापस देख लेते हैं। तो वृत्त के ऊपर अगर दो बिंदुओं को मिलाएंगे, वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक आपकी जो जीवा बनेगी, इसको कोड कहते हैं। ठीक है, मान लो ये आपके एक सर्कल है ये, और अरे यार तो सर्कल नहीं, तो एलिप्स बन गई, एक बन गया ये। इसको सर्कल बनाते हैं वापस, ये सही से नहीं बना, इसको सही से बनाते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपको सर्कल के रूप में वापस अच्छे से देंगे। ये वाला सर्कल बना आपकी बार। तो ये सर्कल के ऊपर मान लो तो कुछ दो पॉइंट लेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को सीधा मिलाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट आपके एक लाइन सेगमेंट बनेगा, तो इसको अपन कोड कहते हैं। तो ये जो आपके लाइन सेगमेंट हैं, ये इसको अपन कोड जीवा कहते हैं। और जीवा इस पूरे सर्कल वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक ये बड़ा भाग है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ये छोटा वाला भाग है तो इसको लघु वृत्तखंड कहा जाता है। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, तो रेडियस सेंटर से उसकी सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसको अपन रेडियस कहते हैं। और रेडियस और आपकी जो डायमीटर होता है या फिर व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो डायमीटर D बराबर 2R होता है, इनकी व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, ये इसका संबंध होता है। हाफ ईयरली में ऐसा क्वेश्चन आपके आया था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं किन क्वेश्चन आपके आया हुआ है, तो ये आपने वहाँ पे अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु P 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट P 2-3 लाई? ये कौन से चतुर्थांश में आएगा तो वो आपको बताना है। तो ये इसके लिए आपको एक खड़ी लाइन खींच लेनी है जिसको अपन वाई एक्सेस कहते हैं, और आड़ी लाइन जो एक्स एक्सिस है, ये पूरे तल को 4 भागों में बांटेगी। ये प्रथम क्वाड्रेंट हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये वाला तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। पहले में दोनों ही प्लस के होते हैं, ये लिख लिया हमने, पहले में दोनों ही प्लस, दूसरे में x माइनस वाई प्लस होता है, तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं, और चौथे में x प्लस और y माइनस का होता है। तो ये हमने लिख लिया। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो P का मान जो है वो x प्लस का और y माइनस का है, तो x प्लस वाई माइनस कौन से में जाएगा? चौथे में जाएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे? फोर्थ करेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को लाइन ये काटती हैं इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इसके निर्देशांक आपको याद ही है, अर्धवार्षिक में पूछा था ये हाफ ईयरली में आपके, तो वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब आपसे कोई पूछे कि मान लो एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट बिंदु है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो उसके ऑर्डिनेट या फिर इसके निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे? तो वो हो जाएगा आपका x,0। हमेशा याद रखना जो एक्स एक्सिस होती है उसमें जो ऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, इसकी कोटि 0 होती हैं। जबकि वाई एक्सिस की बात करें तो इसमें आपके अवशेषा 0 होता है और इसमें x का मान 0 होगा, तो 0, ये y होता है। ये वाई एक्सिस पे आपके बिंदु के निर्देशांक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग पूछा है, तो ये आपके एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में देखो दो टाइप के एंगल बनते हैं। एक तो अंदर के एंगल बन रही है, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, और अंतः कोण कहते हैं इनको। एक ये इसके बाहर कोण बन रहे हैं, तो इसको बहिष्कोण कहते हैं या एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो किसी भी बहुभुज का बात करें, किसी भी आपको पॉलीगन की बात करें, सभी के जो सम होगा वो इसमें 360 ही होता है, 360 डिग्री ही होता है। जबकि अंतः कोणों का जो योग होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। तो ट्राइंगल के लिए कितना होता है? तो ट्राइंगल के लिए जो होता है वो 180 होता है। कितना होता है? अंदर में 180 होता है और बाहर में 360 होता है, 360 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना करेंगे? 180 करेंगे। इसी क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा पूछ लेता कि बहिष्कोण, वैसे जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो टाइपिंग गलत हुई है, अब कन्फ्यूज हैं आप भी कि ये तीनों कोणों का योग पूछ रहा है, तो ये अंतः कोण का है या फिर बहिष्कोणों का है। लेकिन आप इसको समझ गए कि इसका जो मान पूछा जा रहा है वो अंतः कोणों का पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर अपने को 360 नहीं 180 ही करना है। जब तक नहीं दे वो अंदर के कोणों को ही पूछेगा। बाह्य कोण का पूछेगा तो वो नाम देके पूछेगा कि एक्सटीरियर एंगल का बताओ, तो फिर आपको 360 करना है। और बाकी ये जो 270 है ये रिफ्लेक्टिव एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। ऐसा एंगल या ऐसा कोण जिसका मान 180 से तो ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो 270 डिग्री का जो कोण है वो प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। और आपसे पूछे कि इसमें कितने ट्राइंगल में कितने जो डायगोनल होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, तो बच्चों इस त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज होता है, लेकिन इसमें एक भी विकर्ण नहीं होता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसमें आपके ईच एंगल पूछा गया है, तो आपको सभी को ऊपर बता ही दिया है। तो ये समबाहु त्रिभुज का जो आपके प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में देखो इसकी क्या, तो बच्चों समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके 3 साइड होती है, और 3 साइड जो होती हैं वो तीनों ही साइड आपके इक्वल होती हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि 3 भुजा होती हैं और तीनों ही भुजा इसमें आपके इक्वल होती हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजा अगर इक्वल हैं तो इसके तीनों इंटीरियर एंगल, देखो जो साइड इक्वल होती हैं, जो भुजा बराबर होती हैं, उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ये आपका 3 भुजा और तीनों ही भुजा अगर बराबर हैं तो फिर अपन कहेंगे कि इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण सेम हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स एक्स और एक्स मान लेते हैं। तो प्रत्येक कोण एक्स है तो तीनों कोणों का जो योग है वो एक्स प्लस एक्स करेंगे तो आपके 180 आएगा। अब तीनों की जोड़ कर लो, देखो कितना आ जाएगा? ये 3x आ जाएगा। अब 3x बराबर कितना आएगा आपके? इक्वल टू 180 आएगा। तो x इक्वल टू कितना लिखेंगे बच्चों? 180/3 लिखेंगे। ये 180 में 3 का भाग दे के देख लो, डिवाइड करेंगे इसमें 3 का, तो ये 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका बच्चों कार्य करने की दर वाला जो पार्ट है आपके कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला पार्ट, वो आपके 20 नंबर का चैप्टर है। साइंस में आपका 20 नंबर के 3 चैप्टर हैं। तो लास्ट के जो आप तीनों चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं 20 नंबर के, तो 60 नंबर की साइंस आपके लास्ट के 3 चैप्टर में, और वो अगर आपने पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है आपका जो 60 नंबर तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, और 40 नंबर की आपने हाफ ईयरली में जो तैयारी की वो काम आएगी। तो कुल मिला के अपना जो टारगेट है 100 में से 100 लाने का, वो आसान हो जाएगा अगर आप जो लगातार यहाँ पे तैयारी करेंगे। देखो परीक्षा से एक दिन पहले तैयारी करने से आपके 100 में से 100 नहीं आएंगे, मैं आपको पहले कह देता हूँ। जिन बच्चों का सपना है 100 में से 100 लाने का, तो उन बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी केवल पास होना है तो वो फिर परीक्षा के अगले दिन पढ़ के फिर पास हो जाना। लेकिन जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाना है, जिनका सपना है इस बार है जो अच्छे स्कोर करके लाना, और जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ में जुड़े हुए मेरे साथ में, ऐप के ऊपर जो बच्चे जुड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज़ में, और जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनको मेरी ओर से, जो टॉप 3 बच्चे होंगे क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th, तीनों क्लास के जो बच्चे होंगे, जो टॉप 3 बच्चे होंगे, एक क्लास के 3 बच्चों को मेरी ओर से, जो टेस्ट सीरीज़ में जो 3 बच्चे होंगे, आपके वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद में आपको जो 1100 रुपये का जो पुरस्कार राशि वो प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। उसके बाद में आपका जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनको फिर आपको जो यहाँ पे 1100 रुपये का जो पुरस्कार राशि वो मिलने वाली है। उसकी शर्त ये है कि आपको जो ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप अफोर्डेबल हैं, आप इच्छुक हैं इसको लेने को, तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे तैयारी
करवाऊँगा। तो उसकी तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का ये है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। कई सारे बच्चों का जो बार बार जो मैसेज आता था कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, तो हर बच्चे को पीडीएफ ऐसे बार बार मैसेज का रिप्लाई करना संभव नहीं है। तो फिर 49 की प्राइस रख के मैंने जो वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अपलोड करी है। इसके कारण जो आपको यहाँ पे तो 49 की जो प्राइस है उसमें आपको सारी चीज़ें, आपके नोट्स वगैरह, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा जो आपके काम का है उस टेस्ट सीरीज़ में, एक तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर और एक आपका जो चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, चैप्टर वाइज अगर आप टेस्ट देंगे, जो बड़े बड़े नंबर के चैप्टर हैं आपके, जैसे आपके जो विज्ञान में आपका जो कार्य ऊर्जा शक्ति वाला है, इसके अलावा आपके जो खाद्य सुरक्षा व संसाधन वाला पार्ट है, तो ये जो पार्ट के जो बड़े बड़े नंबर के पार्ट है, इनका आपको जो चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको उसमें मिलेगा। गणित में भी आपको इसी प्रकार से जो बड़े बड़े नंबर की जो प्रश्नावलियाँ हैं आपके 10वीं 11वीं और 12वीं प्रश्नावली, 11वीं 12वीं और 13वीं, ये जो भी प्रश्नावलियाँ लास्ट वाली, उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिलता है। तो अलग अलग पीडीएफ आपको कहाँ उपलब्ध करवाए, तो मैंने जो 49 का प्राइस रखी इसको आपके लिए लॉन्च किया है। तो अगर कोई इच्छुक है तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले ली है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टेस्ट दिया हो तो टेस्ट कैसे हैं, या फिर जिसमें आपको मटेरियल मिला है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। और 49 रुपीज़ में आपको 1 साल की इसमें वैलिडिटी मिलती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप जो अपनी शिक्षा के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, जो आपका भविष्य बनाती है, आपका फ्यूचर आपको बनाएगी, अगर उसमें आप 49 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपका कोई ज़्यादा नहीं होगा। और जो बच्चे अभी टारगेट 100/100 का लेके चलेंगे तो उनका जो 10वीं में जो सपना है जो पूरे में से पूरे लाने का, वो पूरा होगा। उसका कारण ये कि आपके मन में रहेगा कि हाँ, अगर 9th क्लास में अगर आप 100 में से 100 ला सकते हो तो 10वीं में तो और आसान हो जाएगा। आपको स्कूल वाले भी हेल्प करेंगे, 9th क्लास में आपको हेल्प नहीं करेंगे, बच्चों को रोका जाएगा 9th क्लास में। देखना इस बार जो अगर मान लो आपकी क्लास में जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे आपकी क्लास में, तो मेरी गारंटी है कि 50 में से 20 बच्चे को तो इस बार है जो उसी 9th क्लास में रोका जाएगा। अब कारण क्या है कि 50 में से अधिकतर बच्चों को ढंग से किताब पढ़ना नहीं आती है, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता है, तो फिर उन बच्चों को 10th क्लास में ले जाके अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करेंगे। तो अगर आपका जो सपना है कि आप जो 9th क्लास पास हो अच्छे ढंग से, अच्छे नंबर से प्राप्त हो, तो आप टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको पूरी तैयारी करूँगा ताकि आपके स्कूल वालों को भी लगे कि ये बच्चा तो जो पढ़ता नहीं था साल भर, इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो ऐसी तैयारी अपन अपने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से और अपने यहाँ पे वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, तो आप इसमें 49 प्राइस रखी गई है इसकी, तो इसको आप पे करके जोड़ सकते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वाट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड, तो उसको अपन कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर। जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो कार्य ज़्यादा करेगा, बस यही है। मतलब जो कम समय में ज़्यादा कार्य करेगा उसकी पावर ज़्यादा है, जो ज़्यादा समय में कम कार्य करता है उसकी पावर कम होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो बच्चों, इसमें भी एक जो ऑप्शन है वो कट गया है। अधिकतर बच्चों ने ये वाला ऑप्शन कर दिया होगा, हाफ mv होल स्क्वायर। तो ये बच्चों गलत है, इसमें हाफ mv होल स्क्वायर नहीं होता है, हाफ इसमें होता है ये 1/2 m और केवल ये v स्क्वायर होता है। ये आपको याद कर लेना है। ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है। प्रश्न ऐसे आ जाए कि मान लो किसी गतिशील वस्तु का वेग दुगुना कर दे, तो दुगुना करने पर ये v का मान डबल हो जाएगा, v का 2v हो जाएगा। तो 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके, अब ये 4v स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4v स्क्वायर। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि मान लो m द्रव्यमान की वस्तु का जो वेग है वो दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, पहले से दुगुना हो जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले से वो दुगुना का, देखो 2 का स्क्वायर करें तो 4 गुना हो जाएगा। तो याद कर लेना, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। और वेग मान लो पहले से जो गतिशील v वेग से गतिशील है और v का जो वो हाफ हो जाए, ठीक है, हाफ v हो जाए, तो ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो वो 1/4 रह जाएगा। तो ये फिर डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन क्या है। बाकी इसका जो आंसर आपको करना है कि m जो द्रव्यमान की वस्तु है v वेग से गतिशील है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है, उसको हाफ mv स्क्वायर से लिखते हैं। mgh क्या होती है, तो ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो उसको अपन यहाँ पे mgh से लिखते हैं। नेक्स्ट है आपके 1 किलोवाट आवर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर में कितने यूनिट होते हैं। अपने घर में जो घर के बाहर जो आपका मीटर लगा हुआ है बिजली का, तो वो बिजली का जो मीटर वो आपके यूनिट जो बनाता है वो ऊर्जा का ही मात्रक होता है। तो ये आपके कार्य ऊर्जा और उस वाट से ये प्रश्न। तो 1 किलोवाट आवर में कितने यूनिट होते हैं, तो याद कर लेना 1 किलोवाट आवर में जो यूनिट होते हैं वो 1 यूनिट होता है। ये 1 यूनिट के बराबर आता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट आवर में कितना यूनिट होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में यूनिट होते हैं आपके 1। आपसे पूछे कि इसमें कितने जूल होते हैं, तो जूल की बात करें तो आपको याद कर लेना है 1 किलोवाट, ये आपकी 10वीं क्लास में आएगा। अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ ये जूल वाली बात वो आपकी 10वीं क्लास में आएगी। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो 3.6 इंटू 10⁻10 जूल ये 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट के बराबर होता है। इतनी ऊर्जा होती है 1 यूनिट में या 1 किलोवाट आवर में। तो इसको याद कर लेना, 10वीं में भी काम आएगा और अभी पूछ लेंगे तो अभी भी काम आएगा। ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इसका आंसर होता है। जूल ये कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है। तो ये जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक मात्रक होता है वो आपके ये अच्छे से याद कर लेना है। ये आपका जूल इसमें किलोवाट आवर में लिखा जाता है। ये शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जैसे अपन कहते हैं ये बल्ब कितने वाट का है वैसे। तो एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति कहते हैं, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, हॉर्स होता है और शक्ति मतलब पावर होता है। तो इसको शॉर्ट में अपन HP कहते हैं। ठीक है, एक HP अपन आगे 10वीं क्लास में LHS RHS लेके लास्ट में HP लिखेंगे, हैंड्स प्रूफ वो भी होता है। एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी होता है। एक HP क्या होता है, हॉर्स पावर भी होता है। तो आपको यहाँ पे हॉर्स पावर से बात की जा रही है। तो 1 HP इक्वल टू कितने वाट होते हैं, तो याद कर लेना 746 वाट होते हैं। क्या होते हैं, 746 वाट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाट, ये शक्ति का मात्रक होता है, छोटा मात्रक है ये। लेकिन प्रचलित जो बड़ा मात्रक होता है ये आपके 1 HP की होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो अगर आपके घर में या फिर आसपास में कुएं पर आपके ट्यूबवेल हैं, तो ट्यूबवेल है तो वहाँ पर आपको जो अपनी जो ट्यूबवेल में जो मोटर होती हैं वो, या घर पे जो मोटर होती है, कुएं में मोटर होती हैं, वो HP में मापी जाती हैं कि ये कितने हॉर्स पावर की है। ये 5 हॉर्स पावर की है कि 5 HP की हैं, ये 7.5 HP की हैं। ठीक है, अपन अपने मम्मी पापा से या फिर अपने दादा दादी से ये अक्सर सुनते हैं कि अपने जो कुएं में मोटर है वो 5 की मोटर है, 7.5 की मोटर है, 10 की मोटर है, या 1.5 की मोटर है, 2 की मोटर है। इस प्रकार से अपन बात सुनते हैं तो वो HP हॉर्स पावर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वो साइंस नहीं पढ़े हुए मान लो, फिर भी वो बात करेंगे कि 7.5 की मोटर जो ज़्यादा पानी देती हैं, 5 की मोटर कम पानी देती है, तो वो हॉर्स पावर का इसमें मामला होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। इसको आप वाट में भी याद रखें और हॉर्स पावर को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो कितना होता, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन आपके गलत है, मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होता है, तो ये आपका पलायन वेग होता है। क्या होता है, ये पलायन वेग होता है। पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर ऑप्शन में आपको ये 9.8 नहीं दे रखा हो और फिर आपको 10 मीटर दे रखा हो तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। आपको बल का मात्रक क्या होता है मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, बल की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल तथा विस्थापन का गुणनफल को क्या कहते हैं। बल तथा विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसको अपन क्या कहते हैं। तो बल तथा विस्थापन का जो गुणनफल होता है, बल की जिस दिशा में विस्थापन लगेगा उसको अपन कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो W बराबर क्या होता है, वो FD होता है। क्या होता है, FD। तो W बराबर FD होता है। जो F होता है वो बल होता है। ठीक है, तो बल को अपन क्या मापेंगे, न्यूटन में मापेंगे। बल को न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में मापते हैं। तो बल न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो आपके कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। और बाकी शक्ति की बात कर ही ली, कार्य करने की जो दर होती है उसको अपन शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट आपके, और ऊर्जा क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको अपन एनर्जी ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अपने 2 रूप में पाई जाती है। ठीक है, वैसे तो कई रूप में पाई जाती है लेकिन अपन 2 रूप में इसको लिखते हैं, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। अपने सिलेबस में 2 दे रखी, उसको याद कर लेना है। बाकी ऊर्जा को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, न इसको नष्ट कर सकते हैं। बाकी इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। आपने जो चाबी वाली जो खिलौना कार चले होगी, है ना, चाबी वाली, ये चाबू नहीं चाबी, तो चाबी वाली जो खिलौना कार चले होगी, तो खिलौना कार जो होती है चाबी वाली, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है,
गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट आपके कर्क रेखा। अब आपके SST के क्वेश्चन आ गए हैं। कर्क रेखा राजस्थान से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट? कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो कर्क रेखा है, और आपको भी बताइए कि कर्क रेखा 8 स्टेट से होकर गुजरती हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। और उसका मैंने छोटी सी एक ट्रिक भी बताई थी, आपको वो ट्रिक याद होगी। अब वो ट्रिक मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है? ट्रिक आपको कमेंट करके बताना है कि मैंने जो आपको 8 राज्यों को जो नाम याद करने की ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। तो 8 राज्यों में जो अपना राजस्थान है उसमें से गुजरती हैं। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से अपनी कर्क रेखा गुजरती हैं। दोनों स्टेट आप दोनों जिले राजस्थान के भी याद कर लेना। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती हैं, और पूरे भारत की बात करें तो ये 8 राज्यों से गुजरती हैं। 8 राज्यों में ये उड़ीसा का नाम नहीं आता है, ओडिशा का, बाकी छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा का नाम आएगा। तो बचे हुए नाम भी आप कमेंट करके बता देना। वो ट्रिक लिख के 8 ही राज्यों के नाम कमेंट करके बता देना। जो सबसे अच्छा लिखेगा, फास्ट लिखेगा, उसका मैं पिन जो कमेंट करके अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना। इसके अलावा भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का जो मानक जो टाइमलाइन है, स्टैंडर्ड टाइम जोन, वो आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट है आपकी 1857 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये तो मैंने आपको टेस्ट में दिया था, और हाफ ईयरली में वैसे वैसे छपा है आपके ये। लुई सोलवा इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है? ये फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो अब की बार आपकी जो हाफ ईयरली में इसका नेतृत्वकर्ता पूछा था कि रूस में जो खूनी रविवार की घटना हुई थी, उसका जो लीडरशिप है वो नेतृत्व किसने किया था, इनका लीडर कौन था? तो ये कब होती थी? 1905 में होती हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो रूस में जो खूनी रविवार की घटना हुई थी, इसका लीडर कौन था, है ना? इसका जो नेतृत्व वो किसने किया था? भारत में जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो कितने सालों में होते हैं? भारत में आम चुनाव कितने सालों में होते हैं? तो सभी को पता है, हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होते हैं। अब लास्ट बार कब हुआ था? तो ये 2024 के जो अप्रैल महीने में हुआ था। 2024 अप्रैल में जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसमें आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो अब की बार जो प्रधानमंत्री बने वो मोदी जी बने थे, मतलब लगातार तीसरी बार इनका जो कार्यकाल है होने जा रहा है। तो ये 2024 में जनरल इलेक्शन हुए थे। कमेंट करके आपको बताना है, अगर आपके जो लास्ट बार जो जनरल इलेक्शन वो आपके 2024 में हुए, तो अब नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन है वो कौन से ईयर में होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताना है। और फिर आपकी 10 वर्ष की बात करें तो जनगणना जो होती हैं, सेंसस जो होती हैं, वो आपके 10 ईयर के अंतराल में, 10 साल के अंतराल में होती हैं। नेक्स्ट है आपके पालमपुर के लोगों के मुख्य आर्थिक गतिविधि। ये क्वेश्चन तो भाई हर बार पूछा जाता है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो पालमपुर के लोगों का मुख्य आर्थिक गतिविधि एग्रीकल्चर, खेती किया करते थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी पीपल ऑफ पालमपुर, वो क्या करते थे? वो करते थे खेती। क्या करते थे? खेती करते थे, और 2 फसलें उगाते थे, तीसरी फसल के रूप में आलू वगैरह उगाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है? ऐसा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया था। तो ये आपके 2 घंटे का अंतर है। डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय जो होते हैं अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और विश्व में सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है, या फिर उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, अपने विश्व में एक ऐसा देश भी है जहाँ पर आपको आधी रात में सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। आधी रात में सूर्य चमकता हुआ कहाँ दिखाई देता है? जो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल पे सर्च करके देखना, और जिनको पता है वो कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके 20वां क्वेश्चन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के इसमें आपको चेयरमैन पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की जो जनक हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनको जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन वो चुना गया था। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और ये आपके 20 प्रश्न है। 21वां प्रश्न आपके सामने है। जो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? तो हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की जो आपके हाईएस्ट पीक है वो आपके महेंद्रगिरी है, सभी को पता ही है महेंद्रगिरी है। और इसके 2 ऑप्शन और हैं आपके, ये अनाईमुड़ी वगैरह, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट किस देश में है, एक तो आपको ये बताना है, और एक आपको पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा जो शिखर है, ऊंची चोटी है, वो आपको बताना है कमेंट करके। और अंतिम प्रश्न तो आप सभी के लिए ये है ही, ठीक है? ये आपका 22वां प्रश्न था इसमें
कि ये अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसका ऐप का जो लिंक है, इसका जो देखो उसमें आपका एक ऑप्शन आता है टेस्ट देने के बाद में सबमिट कर देते हैं, तो शेयर ऑन व्हाट्सअप, तो वहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो स्कोर है अपने स्टेटस पे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, उनको भी मोटिवेट होगा मिलेगा। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज लिए उनको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, तो किन किन बच्चों को सर्टिफिकेट मिल गए हैं कमेंट करके बताना, और जिन बच्चों को नहीं मिला है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप मैसेज, मैं आपको सर्टिफिकेट भेज दूंगा। वो सर्टिफिकेट आपके जो बहुत ही आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं, आपके एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो वो आप जो अपना प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा के एक छोटी सी तस्वीर बना के आप जो अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं, आपको मोटिवेट करेगा बार बार वो कि आप जो 10वीं क्लास के लिए 9वीं क्लास के लिए जो टॉपर्स बनने वाले जो स्टूडेंट में से एक हैं। तो ये आपका टेस्ट था, और शेयर ऑन व्हाट्सअप पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ में इस टेस्ट का जो लिंक है वो शेयर जरूर करना। आपके लिए खूब सारे टेस्ट बना रखे हैं, आप फ्री टेस्ट में जाके देखना, कई सारे टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है वहाँ पे। तो जिन बच्चों को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 49 में, तो आप 49 में अपनी जो टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो टेस्ट वगैरह वैसे ही देना चाहते हैं तो उसमें आप दे सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। बच्चों का बार बार कमेंट आता है कि अपन ये अब हर बच्चे का जो जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि ऐप के ऊपर है जो कम से कम 35,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। अब 35,000 बच्चों को एक एक का मैसेज रिप्लाई करना संभव नहीं, और मैं अकेला हूँ अभी, तो अभी इन सभी बच्चों का जो रिप्लाई करना, व्हाट्सअप पर रिप्लाई करना सभी संभव नहीं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है टेस्ट से संबंधित तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके लिए 75 68 35 0069, इसके ऊपर आप मैसेज छोड़ दें, जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपको जो जवाब वहाँ पे दे दूँगा। इसके अलावा आपको जो पेमेंट से कोई इश्यू आ रहा हो कि पेमेंट नहीं हो रहा हो, तो आप दूसरे के फ़ोन पे जाके भी जो उनकी अपने टेस्ट सीरीज़ में जाके उनकी बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑल पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप उनकी UPI ID डालें जिनके फ़ोन से आप जो अपना पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप करेंगे, तो फिर उनके आप कंटिन्यू करेंगे उनकी UPI ID डाल के, तो उनके फ़ोन में फिर मैसेज आएगा, पे का ऑप्शन आएगा, तो पे के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको इसमें जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो पे करने का जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और वहाँ पर आप पे करके आपके फ़ोन में आपकी जो टेस्ट सीरीज वो एक्टिवेट हो जाएगी। उन 50 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 1 साल के लिए दी जा रही है। जिन बच्चों ने नहीं खरीदी आप ज़रूर ले लेना, मैं आपको विशेष रिकमेंड करूँगा इसके लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और जिन बच्चों ने ले ली हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने बिना देर की ले ली। तो खूब सारे बच्चे ये टेस्ट सीरीज़ पर जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो आप टेस्ट सीरीज़ में कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ पे वीडियो के नीचे कि आपको टेस्ट कैसे लग रहे हैं, और वो उसमें जो आपको मैटर दिया जा रहा है वो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या इस प्रकार के और वीडियो अपलोड किए जाएँ, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें आपको इसी प्रकार से और वीडियो अपलोड कर देंगे। और वार्षिक परीक्षा की जो अपने मेरे जो ऐप के ऊपर जो पेपर अपलोड कर रखे हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी वहाँ पे करवाया जाएगा, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं जल्दी आपके उनका जो सॉल्यूशन है वो अपलोड करूँगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने सभी दोस्तों के साथ में जो मैं आपको टेस्ट देता हूँ उन टेस्ट का जो लिंक है सभी दोस्तों के साथ में अपने स्टेटस पे शेयर जरूर किया करें। जो आपको ये टेस्ट दिए जा रहे हैं, ये जैसे आपने ये 21 प्रश्नों का टेस्ट दिया होगा, तो इसका जो स्कोर है वो अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी टेस्ट दूँ, मैं भी अच्छे नंबर ला सकता हूँ। तो अपने सरस्वती माता का ये खजाना है, जितना व्यय करेंगे उतना ही बढ़ेगा, तो ज़रूर आप इसको शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।